आशा है आप सब अच्छे हैं। बहुत शुभकामना आपको। आज मोक्षदा एकादशी भी है, इसे बैकुंठ एकादशी कहते हैं। तो यद्यपि व्रत उपवास इत्यादि में आलोचना से बचना चाहिए, किंतु आज किसान आंदोलन के 30 दिन हो रहे हैं और इस कपकपाती ठंड में 44 किसानों की शहादत हो चुकी है। और इसी मोक्षदा एकादशी को राजनैतिक धूर्तता के शिखर पुरुष एक नया स्वांग, जो ये 9 करोड़ किसान 18,000 करोड़, जो प्रोपेगेंडा पूरे दिन से हम टीवी पर देख रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सांसद, मुख्यमंत्री, प्रवक्ता इत्यादि। तो खट्टर सरकार ने राजमार्ग खुदवा दिए, वाटर कैनन की बारिश करी, आंदोलन को बदनाम करने के लिए खालिस्तान, आतंकवादी, अलगाववादी, नक्सलवादी। पैरेलल नेगोशिएशन के लिए किसान आंदोलन के लोगों ने कहा भी कि भाई समानांतर बातचीत की ना किया जाए, लेकिन खैर सोशल डिस्टेंसिंग के चलते प्रधानमंत्री जी ने कच्छ जाकर भी किसानों से बातचीत की। अमित शाह साहब बंगाल जाके किसानों से बातचीत की और आज प्रधानमंत्री जी ने बताया कि ठीक वैसे ही जैसे लेबर रिफॉर्म्स, जैसे एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जैसे लैंड रिफॉर्म्स, पूर्व में भी फसल बीमा योजना के नाम पर निजी कंपनियों को मुनाफा दिया गया। 2017 में संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने कहा कि वो सरकार जो दुगने एमएसपी का वायदा और कर्ज माफी की बात करके आई थी, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने उस समय कहा कि एक फूटी कौड़ी किसानों की माफी नहीं होगी। ये बात अलग है कि 68,000 करोड़ कॉर्पोरेट्स का माफ हुआ। ना केवल बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र भी दिया गया था कि एमएसपी के 50% से ज्यादा की खरीद हुई तो बाजार खराब हो जाएगा, मतलब सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही, मैं कम शब्दों में कहना चाहूंगी। एक तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अटूट आस्था एवं श्रद्धा एवं किसानों के प्रति उनका समर्पण, ये तो जोक ऑफ द डे है। आज इतने उत्तम पंचांग के हिसाब से ये शब्द बोलना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि उनकी आस्था किसके प्रति है ये बिल्कुल सुस्पष्ट है। आंदोलन गुमराह है, उनका ये कहना है। लाखों आदमी बॉर्डर पर, हरियाणा पे, पंजाब पर इस कड़कड़ाती सर्दी में एक साथ गुमराह है और इसमें राजनीतिक प्रपंच है। देखिए, अगर विपक्ष राजनीतिक प्रपंच, वैसे तो ऐसा है नहीं क्योंकि लाखों आदमी एक जगह कैलकुलेटेड हो, ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट तो नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर आप याद करें, हरित क्रांति से पहले, आजादी के बाद भीषण अन्न का संकट भारतवासियों ने देखा है। वो भी एक दौर था जब भारत के हुक्मरान अमेरिका जैसे नेशंस के सामने मोटे अनाज के लिए खड़े होते थे। और आज अगर ये खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता देश के पास है, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद, तो ये हमारे मेहनत कश किसान, हमारे अन्नदाता के ही चलते हैं। तो इसका मतलब है कि हम आत्मनिर्भर हैं और हमने इस स्थिति को एक लंबे संघर्ष के बाद तमाम लोगों के, हमारी जनरेशंस के सहयोग से इसको, इस पोजीशन को, इस स्टेटस को अचीव किया है। दूसरा उन्होंने चीज कही, उससे भी मैं सहमत नहीं हूं, कि देश के अन्नदाता को उन्नत बनाने के लिए हर समय, मतलब वो हर संभव प्रयास करेंगे किसानों को आत्मनिर्भर करने का। एक न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री जी लाए थे। हमें पुराना मिल जाए तो बेहतर है, क्योंकि जो कीमतें हैं डीजल की, सिलेंडर की, पेट्रोल की, और जिस रफ्तार में आत्मनिर्भर जियो को किया, या जिस रफ्तार में 23 सरकारी कंपनियों को किया, जिस रफ्तार में आत्मनिर्भर एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, टोल्स, तो बहुत बड़ी उसकी फहरिस्त है। हालांकि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक या सांसद, किसी भी दल के, फर्ज तो उनका है कि वो मुखर शब्दों में इसका विरोध करें, लेकिन सरकार की हुक्मरानी के चलते, क्योंकि सरकार, खेती भी प्रांतीय संविधान के मुताबिक प्रांतीय सरकारों का विशेषाधिकार है, लेकिन कोई डिस्कशन किसी किसान से नहीं किया। बस प्रधानमंत्री जी के मन में आया और ये रिफॉर्म्स इस रूप में हमारे सामने है। उनकी बातचीत से ऐसा लगा भी नहीं कि संशोधन के अतिरिक्त वापसी के कोई आसार हैं, लेकिन खैर, गलत तो गलत है। एक और छोटा सा डेटा है, कृषि जनगणना 2015-16 के मुताबिक 14.64 करोड़ कुल किसान 15.78 हेक्टेयर की खेती करते हैं। दिसंबर 2018 में जब 6,000, ये सालाना 6,000, हालांकि इसका भी आप देखें 500 रुपए प्रति माह, और प्रतिदिन में क्या आ रहा है, क्या इतने रुपए प्रतिदिन में किसान का सर्वाइवल संभव है? लेकिन खैर, ये अन्यत्र विषय है। बंगाल के किसान भी इससे वंचित हैं। तो ये रवैया कुठाराघाती है, इसमें कोई संशय और संदेह नहीं है। और सरकार के तमाम नुमाइंदे सरकार का पक्ष रख रहे हैं, सरकार के तमाम चैनल
तो इसलिए मुझे लगता है कि जिन बातों को हम प्रकट कर सकते हैं उन्हें हमें मुखर रूप से जरूर व्यक्त करना चाहिए, शायद ये उनके हित में हो जो हमें फीड करते हैं। तो 2018-19 में 6,000 रुपए के हिसाब से 19-20 में 49.196 करोड़ का भुगतान किया गया, होना तो लगभग 88,000 करोड़ चाहिए था। फिर 20-21 में अब 38.872 करोड़ का। तो ये जो बच रहा है 5.40 करोड़, ये किसान इस सम्मान निधि से वंचित क्यों है? कोई कहता है हमारा खसरा गलत बता दिया, कोई कहता हमारा कागज गलत बता दिया। तो ये मतलब किसान संघ वाले हैं या किसान कुछ स्पेशल कैटेगरी में है? क्योंकि करोड़ों किसानों का वंचित होना, तो सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 9.24 करोड़ किसान अगर इस सिस्टम का पार्ट हैं, तो फिर 5.40 करोड़ किसान इस सम्मान निधि से वंचित क्यों? क्योंकि सरकार प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजिंग को करने के उद्देश्य से अपनी योजनाओं को लागू करती है, लेकिन लाभार्थी तो इक्वल, गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपए बकाया है। अगर विगत 6 वर्षों में हम सरकार की किसानों के प्रति हितकारी रवैया देखें, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का कहना है, तो डीजल में 25 रुपए प्रति लीटर का इजाफा है, खाद पर 5% जीएसटी, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। पेस्टिसाइड्स पर 18% जीएसटी, ये कृषि आधारित भारत में पहले कभी नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री जी का ये, चूंकि खून में व्यापार है, कृषि उपकरणों पर भी 12% का जीएसटी है। इसके अलावा डीएपी 1,075 रुपए से 1,450 रुपए प्रति बैग हुई और उसकी जो वेट था वो 50 किलो से 45 किलो पर बैग किया गया। तो प्रधानमंत्री जी के खून में व्यापार है, तो किसान भी उसमें बख्शे नहीं जाएंगे। जहां जहां जो वसूली हो सकती है, हाँ बिल्कुल, फसली बीमा योजना को मैं अलग से एक्सप्लेन कर सकती थी, नाम हट गया, लेकिन बहुत ज्यादा डेटा इंक्लूड करने से कुछ लोगों को बहुत नीरस हो जाता है। शायद दैट इज नॉट माई मोटिव। इन फैक्ट मैं बहुत ईजी रहना चाहती हूँ, सो दैट यू कैन गेट इट वेरी इजिली एंड इट शुड बी टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज। तो ये सरकार का जो दोहरा रवैया है किसानों के प्रति, एक और उनको आत्मनिर्भर बनाना, लोकतंत्र में श्रद्धा, लोकतंत्र में आस्था, किसानी के प्रति समर्पण, और जो दूसरा चेहरा है, जियो सोयाबीन तो खरीद रहे हैं अंबानी साहब, लेकिन धान की खरीद, एमएसपी के मूल्य का सरकार का वायदा है तो लिखित में आश्वासन देना चाहिए, लेकिन खैर सरकार कह रही है कि राजनीतिक दल गुमराह कर रहे हैं। तो राजनीतिक दल कोई भजन कीर्तन या मंडली के लिए नहीं बनाए जाते हैं। अगर उनका एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, चाहे वो ट्रस्ट एक्ट हो, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो जिस क्रम में उनका रजिस्ट्रेशन है तो उनका ये दायित्व है कि वो जनता की बात को रखें। बल्कि मुझे लगता है कि चुने हुए हर जनप्रतिनिधि का ये दायित्व है कि उसको मानक और अपने हृदय और समाज और संस्कार के अनुरूप ही बात को रखना चाहिए। अगर नहीं रख सकता है तो फिर द स्पाइन इज वीक। तो ये प्रधानमंत्री जी की दो महत्वपूर्ण, और सोचना चाहिए कि अगर आपको याद होगा नोटबंदी में लगभग 100 से ज्यादा मौतें हुई, भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि सरकार ने वित्त मंत्री तक से मशवरा नहीं किया। खैर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी विजयी रहे। आपने देखा लॉकडाउन के दौरान जो अव्यवस्था हुई, उसमें एक निजी सर्वे के मुताबिक लगभग 906 लोग कोरोना की अव्यवस्था से मारे गए। इसमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर थे। 17 मजदूरों पर जो ट्रेन चढ़ गई और लोगों ने जो, अगर सरकार ने प्रांतीय मुख्यमंत्रियों से बातचीत की होती, एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ लॉकडाउन को हैंडल किया होता, तो शायद ऐसा नहीं हो। और अब इन 44 किसानों की इस ठंड भरी जिन हालात में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरह सरकार उनको नजरअंदाज कर रही है, तो सरासर ये तानाशाही है। एक ऐसा एक्ट जिसके लिए लोग, ये मतलब जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम था, उन्होंने अपने बेनिफिट्स को देखा, कस के हमारे देश को लूटा, और हमने उसके बाद भीषण अन्न और खाद्यान्न के संकट को, भीषण गरीबी को, भीषण कमी को झेला। वो भी एक दौर था, अगर आप बुजुर्गों से पूछेंगे, जब पूड़ी इत्यादि तीज त्योहार पर बनती थी। तो आज एनीवेज, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे जमाखोरी पर लगे प्रतिबंध की बात हो, चाहे एमएसपी की बात हो, तो किसान जिन्होंने हमें देश और दुनिया में ये गौरव दिया कि हम ऑलरेडी खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, यदि वो अपनी फसल का उचित मूल्य मांग रहे हैं, चाहे वो एमएसपीज हो, चाहे वो गल्ला मंडियां हो, तो एक जमी जमाई व्यवस्था को इस तरह उखाड़ कर कृषि का बाजारीकरण ना हमारे हित में है, ना आपके हित में है, ना किसानों के हित में है, ना देश के हित में है। हो सकता है कुछ मुट्ठी भर क्रोनी कैपिटलिस्ट के ये हित में हो,
बट इसके दूरगामी परिणाम हम आपको सबको ही झेलने होंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बहुत धन्यवाद।